हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी 101 लीनियर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किसका अध्ययन है। तो जो बाल विकास का अध्ययन होता है वो व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत बताता है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध कैसा है। तो कैसा संबंध है ये? परस्पर पूरक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा है विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की विकास की गति अलग होती है। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम को प्रभावी बनाना। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थक कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था सिद्धांत। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या है? लघु समाज। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है निर्माणवाद का आधार क्या है? बालक स्वयं का निर्माण करता है। 10 नंबर में लिखा है निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो क्या होती है? सुविधा दाता होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होता है पूर्व ज्ञान। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है अधिगम का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा माना जाता है। तो अर्थपूर्ण अधिगम सर्वोत्तम माना जाता है। 13 में लिखा है सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया है। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? अनुभव। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना किस शिक्षण का आधार है? तो बाल केंद्रित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है बुद्धि और उपलब्धि में क्या अंतर है। तो बुद्धि क्षमता है और उपलब्धि परिणाम है। 17 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है सीखने का स्थानांतरण किससे संबंधित है। तो जो सीखने का स्थानांतरण होता है वो पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान में उपयोग इससे संबंधित है। 18 में लिखा है सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या है? एक अधिगम का दूसरे में लाभ होना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है नकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या है। तो एक अधिगम का दूसरे में बाधा बनना। तो जब एक अधिगम दूसरे अधिगम में बाधा बनता है तो इसको बोलते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का अर्थ क्या है? कोई प्रभाव ना पड़ना। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? व्यवहार को दिशा देना। 22 में लिखा है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या है? पुरस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होता है आत्मसंतोष। 24 में लिखा है अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। 25 में लिखा है बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? तो बालक का प्रथम विद्यालय होता है परिवार। 26 में लिखा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। 27 में लिखा है विद्यालय जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी। 28 में लिखा शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया किसने कहा? ये भी जॉन डीवी ने कहा था। बालक जन्म से क्या होता है? सक्रिय शिक्षार्थी होता है। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारक कौन सा है? तो ये अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है सीखने की तत्परता का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम के सिद्धांत से संबंधित है। प्रयास एवं त्रुटि से सिद्धांत से ये संबंधित है। 33 में लिखा पुनर्बलन का सबसे अधिक महत्व किसने बताया? तो ये बीएफ स्किनर ने बताया था। 34 में लिखा अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। 35 में लिखा प्रत्यक्ष पुनर्बलन के बिना भी सीखना संभव है। यह किसने सिद्ध किया? तो किसने सिद्ध किया था? बंडूरा ने इसको सिद्ध किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है बोबो डॉल प्रयोग किससे संबंधित है? तो बोबो डॉल प्रयोग किससे संबंधित है? ये संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। 37 में लिखा है अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर के अनुसार अधिगम को सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो खोज द्वारा अधिगम। इस ब्रूनर के अनुसार अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका है। 39 में लिखा है स्पाइरल पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने दी? ये ब्रूनर ने दी थी। 40 नंबर में लिखा है गेस्टवार्ड मनोविज्ञान का संबंध किससे? अंतर्दृष्टि का अधिगम। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अंतर्दृष्टि जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है तो इसको कोहलर ने दिया था। किसने दिया था इसको? कोहलर ने। 42 में लिखा है चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया? ये भी कोहलर ने किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था? ध्यान होगा आपको, सुल्तान नाम था उसका, सुल्तान।
इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है सीखना अचानक समाधान मिलने से भी हो सकता है, यह सिद्धांत किसका आधार है? तो ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत का आधार है। 44 में लिखा पावलाव का प्रयोग किस प्राणी पर किया गया? तो पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन में अनुकूलित दीपक CH पहले क्या था? तो तटस्थ उद्दीपक था। यह क्या था? तटस्थ उद्दीपक। 46 में लिखा है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस सिद्धांत से संबंधित है? तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके संबंधित है? क्रियात्मक अनुबंधन से। स्किनर ने किस प्राणी पर प्रमुख प्रयोग किया? तो वो चूहे पर किया था। अधिगम में दंड की अपेक्षा किसे अधिक प्रभावी माना गया है? तो पुनर्बलन को माना गया है। 49 में लिखा है निरंतर पुनर्बलन किस अवस्था में अधिक उपयोगी है? इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक अधिगम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है अंतराल एवं अनुपात अनुसूचियां किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा स्किनर का पुनर्बलन सिद्धांत। 51 में लिखा पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? अनुकूलन। 52 में लिखा अनुकूलन के दो प्रमुख घटक कौन है? आत्मसात और समायोजन। स्कीमा की अवधारणा किसने दी? ये भी जीन पियाजे ने दी थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है पियाजे के अनुसार बालक क्या है? तो पियाजे के अनुसार बालक क्या है? सक्रिय ज्ञान निर्माता। 55 में लिखा है पियाजे के सिद्धांत में भाषा की अपेक्षा किस पर अधिक बल है? तो संज्ञानात्मक विकास पर। 56 में लिखा वस्तु स्थायित्व किस अवस्था की उपलब्धि है? तो ये संवेदी गामक अवस्था की उपलब्धि है। 57 में लिखा है संरक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो मूर्त संख्यात्मक अवस्था में होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। 59 में लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये अहम केंद्रता होता है। इसका आंसर हो जाएगा अहम केंद्रता। 60 में लिखा पियाजे के अनुसार विकास का सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो विकास को सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है? परिपक्वता और अनुभव। 61 में लिखा निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी थी? लेव वेगोत्स्की ने दी थी। 62 में लिखा है विगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सामाजिक अंतःक्रिया। 63 में लिखा है स्केप फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? तो अस्थायी शैक्षिक सहायता होता है। 64 में लिखा है विगोत्स्की के अनुसार भाषा किसका प्रमुख उपकरण है? ये चिंतन का उपकरण है। 65 नंबर क्वेश्चन का निर्माणवाद का सामाजिक स्वरूप किसने प्रस्तुत किया? किसने किया था? विगोत्स्की ने किया था। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 लिखा है सहयोगात्मक अधिगम का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? विगोत्स्की। 67 में लिखा है ZPD में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है? मार्गदर्शक एवं सहयोगी। 68 में लिखा है विगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध क्या है? तो क्या होता है? अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। 69 में लिखा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है विगोत्स्की से। 70 नंबर में लिखा विगोत्स्की ने विकास में किसे निर्णायक माना था? तो संस्कृति एवं समाज को माना था। अब देखते हैं 70 के बाद 71 नंबर में लिखा है कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। 72 में लिखा कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत किसके आधार पर विकसित किया? तो नैतिक दुविधाओं पर किया था। 73 में लिखा कोहलबर्ग ने किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित थे? तो ये जीन पियाजे से प्रभावित थे। 74 में लिखा अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस स्तर में आता है? तो ये आता है परंपरागत स्तर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर का अंतिम चरण है? तो उत्तर परंपरागत स्तर। 76 में लिखा है बहुबोधिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। 77 में लिखा गार्डनर के अनुसार भाषिक बुद्धि किससे संबंधित है? भाषा का प्रभावी प्रयोग। इसके बाद में लिखा क्वेश्चन नंबर 78 लिखा तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? तर्क एवं समस्या समाधान से। 79 में लिखा संगीतात्मक बुद्धि किससे संबंधित है? संगीत की समस्या संबंधित है। 80 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? दूसरों को समझना। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरों को समझना। 81 में लिखा आत्म व्यक्तित्व बुद्धि किससे संबंधित है? स्वयं को समझना। जब अंतर व्यक्तित्व की बात है दूसरों को समझना, आत्म व्यक्तित्व में स्वयं को समझना। त्रिआधारी बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 लिखा है स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विश्लेषणात्मक बुद्धि किससे संबंधित है? समस्या का विश्लेषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा है व्यवहारिक बुद्धि किससे संबंधित है? वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान।
86 में लिखा है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा है फ्रायड के अनुसार इड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सुख सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा है फ्रायड के अनुसार ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है ये। फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है? नैतिक मूल्यों का। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है? तो आल्पोर्ट का नाम जुड़ा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 91, लिखा डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये पढ़ने में कठिनाई होती है तो उससे संबंधित है। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने में कठिनाई से। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? ये गणित सीखने से संबंधित है, गणित सीखने में जब कठिनाई होती है। एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, लिखा समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। 96 में लिखा सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। 97 में लिखा ऋणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। क्वेश्चन नंबर 98 में लिखा है योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापन के अंत में। 99 में लिखा है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु के वर्ग में है? तो ये 6 से 14 वर्ष। 100 नंबर में लिखा है पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी थी? स्किनर ने। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो